अब हम बारी बारी सर से लेकर नीचे वाली साइड की तरफ जाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर। सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर हमें पता है कि हेयर्स की इरेक्शन हो जाती है। अब हेयर की इरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए। हेयर को इरेक्ट करने के लिए पाइलो इरेक्टर जो मसल्स होती हैं ना, उनको हमने स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेशन के लिए कौन से रिसेप्टर्स होती हैं, अल्फा वन रिसेप्टर्स होती हैं, क्योंकि बीटा वन तो हार्ट और जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस पे प्रेजेंट है। तो अल्फा वन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे पाइलो इरेक्टर मसल्स के ऊपर, जो कि हेयर की इरेक्शन करवा देंगे। अब उससे नीचे आते हैं, उससे नीचे आइस प्रेजेंट है। आइस सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर डायलेट करती हैं। डायलेट क्यों करेंगी, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया नज़र आना चाहिए। क्योंकि जब हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम दौड़ रहे हैं, हमारे पीछे शेर लगा हुआ है, तो हमें दूर दूर तक नज़र आना चाहिए सिंपैथेटिक एक्टिविटी के थ्रू। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर हमारे प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। अब प्यूपिल डायलेट करने के लिए हमें एक मसल ज़रूरत होती है। दिस मसल इज़ द डायलेटर प्यूपिली। डायलेटर प्यूपिले की कॉन्ट्रैक्शन हमें चाहिए होती है। डायलेटर प्यूपिले की कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें स्टिमुलेशन चाहिए, और स्टिमुलेशन हमें कहाँ से मिलती है, अल्फा वन से मिलती है। तो प्यूपिल पे हमारे पास अल्फा वन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा लेंस फ्लैट कर देगा। लेंस क्यों फ्लैट करेगा, फार विजन के। अब जब लेंस फ्लैट होता है तो सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है। बेसिकली जो सिलियरिस मसल है ना, वो रिलैक्स करता है जब लेंस फ्लैट होता है। क्यों रिलैक्स करता है कि जब लेंस फ्लैट होता है ना, तो जो उसके सस्पेंसरी लिगामेंट होती है ना, वो टॉट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेंस फ्लैट हो जाता है। और ये हमें हेल्प करता है इन फार भी, दूर देखने के लिए हमारे हेल्प करता है सिलियरिस मसल। तो आइस के ऊपर इसके क्या इफेक्ट है, प्यूपिल विल डायलेट, प्यूपिल डायलेट करेगा और लेंस क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। प्यूपिल डायलेशन के लिए हमारे पास अल्फा वन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और जो लेंस फ्लैट हुआ है उसके लिए हमारे पास बीटा टू प्रेजेंट है। क्योंकि रिलैक्सेशन के लिए हमें इनहिबिशन चाहिए, और इनहिबिशन के लिए हमने अभी पढ़ा है कि बीटा टू प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लंग्स की बात कर लेते हैं। अभी हम इनके ड्रग्स को भी एंड पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि प्यूपिल की डायलेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, और बेसिकली इसमें फिनाइलएफ्रीन वगैरह यूज़ होती हैं। तो बाद में ड्रग्स को देखेंगे, अभी हम इसके इफेक्ट्स को समझ लेते हैं। लंग्स की बात करें तो लंग्स सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, लंग्स ब्रोंको डायलेशन चाहिए होती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें ज़्यादा चाहिए। स्ट्रेस की कंडीशन आई हुई है, स्ट्रेस की कंडीशन में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो नहीं ना चाहिए होगी, ब्रोंको डायलेशन चाहिए। अब ब्रोंक्यूल्स ने डायलेट करना है, डायलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इनहिबिशन चाहिए। इनहिबिशन कैसे होगी, बीटा टू रिसेप्टर्स करवाएंगे। तो देयर इज ब्रोंको डायलेशन एंड डिक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन। ब्रोंकियल सिक्रीशन डिक्रीज क्यों चाहिए, क्योंकि ब्रोंकियल सिक्रीशन अगर ज़्यादा होंगी तो वो ब्रोंकियल एयरवेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में मसला हो सकता है। तो ब्रोंकियल सिक्रीशंस को कम करने के लिए कौन से रिसेप्टर्स चाहिए होंगे, क्योंकि हमने ब्रोंकियोल्स जो सिक्रीशन होती है ना, वो वेसल्स के थ्रू हो रही होती हैं। अब सिक्रीशंस को हमने कम करना है, तो वेसल्स की हमने क्या करवानी पड़ेगी, कंस्ट्रिक्शन। अब कंस्ट्रिक्शन के लिए हमने कौन से रिसेप्टर्स पढ़े हैं, अल्फा वन पढ़े हैं। तो ब्रोंकियोल्स की जो वेसल्स हैं उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा वन रिसेप्टर। और बीटा टू ने क्या करवाया था, ब्रोंको डायलेशन करवाई थी। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो बीटा टू एगनिस्ट होती है ना, ये हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एज़मा या फिर COPD। एज़मा एंड COPD में हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ब्रोंको डायलेशन कोज करवा रहे होते हैं। तो एज़मा, इन एज़मा वी गिव बीटा टू एगनिस्ट, जो कि ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ कि हम ब्रोंको डायलेशन हो रही है। नेक्स्ट हार्ट एंड CVS पे इसका इफेक्ट पढ़ लेते हैं। हार्ट पे हमें पता है कि अगर ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है SA नोड और यहाँ पे प्रेजेंट है AV नोड, और ये हमारे पास वो निकल रहे हैं परकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हीज वगैरह प्रेजेंट है। अब अल्फा जो हमारे पास बीटा वन रिसेप्टर्स है ना, वो आपने एक्सक्लूसिवली याद रखना है कि बीटा वन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के ऊपर और जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस के ऊपर। अब बीटा वन रिसेप्टर का काम क्या होगा, इसका काम को जानने के लिए आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी है तो हार्ट रेट को क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। इंक्रीज़ के लिए हमें स्टिमुलेशन चाहिए, और स्टिमुलेशन के लिए हमने अभी पढ़े हैं कि अल्फा वन और बीटा वन होते हैं। तो बीटा वन रिसेप्टर हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सो SA नोड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक ऑटोमेसिटी। कार्डियक ऑटोमेसिटी का क्या मतलब है कि ये टिश्यू की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो डीपोलराइजेशन स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस करे। प्रॉपर्टी ऑफ अ टिश्यू टू प्रोड्यूस डीपोलराइजेशन स्पॉन्टेनियसली, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कार्डियक ऑटोमेसिटी। अब बीटा वन जब एक्टिव होगा तो क्या होगा कि पेस मेकर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट कंडक्शन ऑफ AV नोड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी।
इस तरह के रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन। अब कौन सा क्रोनोट्रोपिक है, कौन सा ड्रोमोट्रोपिक है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। तो ड्रोमोट्रोपिक को आप ऐसे याद रख लो कि एवी नोड इज़ लाइक अ ड्रम बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो एवी नोड जो है ना वो हम देख सकते हैं ना, डायग्राम में भी देख लो कि एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट है। तो एवी नोड इज़ लाइक अ ड्रम बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो ड्रम से आपको जहन में आ जाएगा कि एवी नोड की स्टिमुलेशन से कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जिसको हम पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। इधर हम देख सकते हैं कि वेंट्रिकल का जो मायोकार्डियम है ना, इसके ऊपर भी बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है यहाँ पर। अब इनकी स्टिमुलेशन से क्या होगा कि जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन जनरेट हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन जो होगी ना वेंट्रिकल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो नीचे डायग्राम है ना, ये पूरी सर्कुलेशन की है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये हार्ट प्रेजेंट है और ये सारी सर्कुलेशन जा रही है। अब इस सर्कुलेशन में सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ये स्किन आती है। स्किन को सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर स्किन को ब्लड फ्लो कम चाहिए होता है, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कहाँ भेजना है, मसल्स की, स्केलेटन मसल्स की तरफ भेजना है। तो स्किन की तरफ ब्लड फ्लो कम चाहिए। अब ब्लड फ्लो कम चाहिए तो हमें क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन से रिसेप्टर्स होती हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स होती हैं। तो अल्फा 1 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे तो ब्लड फ्लो टू स्किन डिक्रीज हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं जीआईटी। जीआईटी के अंदर भी हमें ब्लड फ्लो कम चाहिए। अब इसको कम करने के लिए भी यहाँ पर कौन से रिसेप्टर्स होंगे, अल्फा 1 रिसेप्टर होंगे जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देंगे और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तीसरे नंबर पर किडनी, जो हमने पहले डिस्कस किया है। चौथे नंबर पर आ गई हमारे पास स्मूथ मसल, स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल में हमें ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए। ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए तो हमें वेजो डायलेशन करवानी पड़ेगी। वेजो डायलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इनहिबिशन चाहिए, और इनहिबिशन के लिए बीटा 2 होते हैं। नेक्स्ट आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करती है ना, तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन नहीं होती एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की। और जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है ना, वो मेनली रेगुलेट होता है जो ब्रेन से मेटाबोलाइट्स निकलते हैं ना उसके थ्रू। यानी अगर हाइड्रोजन, ज़्यादातर हाइड्रोजन आयन से ही ये रेगुलेट हो जाता है ब्लड फ्लो टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद आता है ब्लड फ्लो टू हार्ट। हार्ट के ऊपर जो वेसल्स प्रेजेंट होती हैं ना, उसके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं और अल्फा 2 और बीटा 2 रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट है। अल्फा 1 ने क्या करवानी है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देनी है, और बीटा 2 ने क्या करवाना है, वेजो डायलेशन करवा देनी है। अब चूंकि ये सेम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, तो जो ब्लड फ्लो होता है ना हार्ट के ऊपर, वो भी मेनली जो मायोकार्डियम से मेटाबोलाइट रिलीज हो रहे होते हैं ना, उससे ही मेंटेन होता है। तो ब्लड फ्लो इज रेगुलेटेड बाय मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द मायोकार्डियम। नेक्स्ट ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, क्रोनल सेक्शन है ब्रेन का। अब यहाँ पे दरमियान में ब्रेन प्रेजेंट होगा। ब्रेन को सराउंड किया होता है ड्यूरा मैटर ने। ड्यूरा मैटर के ऊपर हमें पता है कि नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और ये वाली जो नोसिसेप्टर्स होती हैं ना, ये फोरामिनास से, ये जो ड्यूरा मैटर होता है ना, ये फोरामिनास की सराउंडिंग्स के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। तो नोसिसेप्टर भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब इन फोरामिनास से हमें पता है कि वेसल्स पास कर रही होती हैं। अब अगर ये वाली ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी तो क्या होगा कि ये नोसिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देंगी। जब नोसिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो हमारे पास थ्रोम्बिंग पेन जनरेट हो जाएगी। तो हमने क्या कहा कि ये जो ड्यूरा मैटर है ना, ये फोरामेन के लेवल पे भी प्रेजेंट होती है। अब फोरामेन से वेसल्स वगैरह पास कर रही हैं, जब ये वेसल स्टिमुलेट होगी तो जो ड्यूरा मैटर के ऊपर नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट है ना, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, और वो जब स्टिमुलेट होंगे तो नोसिसेप्टर्स ने क्या करना है, थ्रोम्बिंग पेन जनरेट करवा देनी है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका इफेक्ट समझ लेते हैं कि ये दरमियान में सर्कुलेशन शो हुई है। ये हमारे पास है एडिपोसाइट्स, और ये है लिवर, जबकि ये है मसल, और ये भी मसल का ही एक चैनल है। तो इसमें देख सकते हैं कि बीटा 3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं एडिपोसाइट्स के ऊपर। अब बीटा 3 रिसेप्टर्स मॉडिफाइड बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं। ये क्या करेंगे कि ये फ्री फैटी एसिड्स को रिलीज़ करेंगे। फ्री फैटी एसिड आ जाएंगे सर्कुलेशन के अंदर, और ये आ जाएंगे इनटू द लिवर। सर्कुलेशन से आगे लिवर। लिवर के अंदर क्या होगा कि ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं ना, ये ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाने लग जाएंगे, और लिवर के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होंगे। बीटा 2 रिसेप्टर्स ने क्या करना है, जो ग्लाइकोजेनेसिस होती है ना, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन की सिंथेसिस, उसको इनहिबिट कर देना, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लाइकोजिन है ना, वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगी। क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन है ना, हमें एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो ग्लूकोज से हम एनर्जी बनवाते रहेंगे। हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में तो नहीं ना कन्वर्ट करने बैठ जाएंगे सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर, तो ग्लाइकोजेनेसिस को हम प्रमोट करेंगे। अब ग्लाइकोजेनेसिस को हमने इनहिबिट करेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस को हमने इनहिबिट करना है, तो इनहिबिशन के लिए कौन से रिसेप्टर्स होती हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स होती हैं। ग्लाइकोजेनेसिस इनहिबिट हुई और ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज आ गया सर्कुलेशन के अंदर। अब ये हमारे पास दूसरी तरफ है मसल। मसल के अंदर भी जो ग्लाइकोजेनेसिस है वो इनहिबिट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स। यहाँ से जो ग्लूकोज होगी ना, वो भी आ जाएगी इनटू द सर्कुलेशन।
दूसरी तरफ मसल के अंदर ही एक चैनल होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटाशियम ATPase चैनल। इसको भी बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिव कर रहा होता है, जबकि हमने बाकी जगह पढ़ा था कि बीटा 2 रिसेप्टर तो इनहिबिशन करवाता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन होती है कि ये बीटा 2 रिसेप्टर इस चैनल को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से तो जो पोटाशियम होता है ना वो सेल के अंदर मूव कर जाता है, जिसकी वजह से जो सीरम पोटाशियम का लेवल है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बीटा 2 एगनिस्ट है ना, इनको हम हाइपर कलीमिया के केस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर सीरम पोटाशियम लेवल बहुत ज़्यादा हुआ है तो हम बीटा 2 एगनिस्ट देंगे, जिसकी वजह से पोटाशियम जो है वो सेल के अंदर मूव कर जाएगा और सीरम पोटाशियम लेवल कम हो जाएगा। तो ओवरऑल बात करें तो मेटाबॉलिज्म पे ये इफेक्ट है कि ग्लूकोज भी ज़्यादा हो रहा है, फ्री फैटी एसिड भी ज़्यादा हो रहे हैं और सेल के अंदर पोटाशियम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम सीरम बात करें तो सीरम पोटाशियम लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, ये सेल के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, सेल के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है जबकि सीरम लेवल डिक्रीज़ हो रहा है। अब इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये लिवर है, ये मसल्स हैं और ये फैट है। फैट के अंदर हमने कहा कि बीटा 3 रिसेप्टर प्रेजेंट है। बीटा 3 जो होगा वो लाइपेज को एक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से लाइपेज ने क्या करना है, फैट को तोड़ना है, टैग कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वो चले जाएंगे इनटू द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से वो चले जाएंगे इनटू द मसल, मसल से वो क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे, या फिर वो चले जाएंगे इनटू द लिवर, लिवर के अंदर जाके वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएंगे। दूसरी तरफ लिवर के अंदर हम देख सकते हैं कि ग्लाइकोजन से बन रहा है ग्लूकोज। अब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने के लिए हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होता है, डैट एंजाइम इज़ द फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज यूज़ होता है। अब इस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव करने के लिए या फिर ग्लाइकोजन सिंथेस को इनएक्टिव करने के लिए हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिव होता है। नेक्स्ट मसल में भी यही सीन है कि मसल के अंदर ग्लाइकोजन सिंथेस इनहिबिट होता है और फॉस्फोराइलेज एक्टिव होता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती रहती है और अल्टीमेटली एनर्जी प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो जो कैटेकोलामाइंस होती हैं ना, वो चूँकि पोलर होते हैं, लिपिड सॉल्युबिलिटी उनकी कम होती है, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट नहीं करते, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अनएबल टू एंटर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन हायर डोजेस के ऊपर ये नर्वसनेस कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल इफेक्ट्स की बात करें तो ये ट्रेमर्स को कॉज करते हैं और टैकीकार्डिया कॉज करते हैं पेरिफेरल इफेक्ट्स के तौर पर। ट्रेमर्स को कॉज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये अगर मसल प्रेजेंट है, मसल के अंदर ये स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिव जब होते हैं ना तो वो ट्रेमर्स कॉज करते हैं। नेक्स्ट नॉन कैटेकोलामाइंस की बात कर लेते हैं। नॉन कैटेकोलामाइंस की बात करें तो ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। लिपिड सॉल्युबल होने का क्या मतलब है कि ये सीएनएस के अंदर एंटर कर जाएंगे। जब ये सीएनएस के अंदर एंटर कर जाएंगे तो ये माइल्ड अलर्टिंग कोर्स करवाएंगे। उसके अलावा इम्प्रूव अटेंशन टू बोरिंग टास्क, उसके अलावा एलिवेशन ऑफ मूड करवाएंगे, इंजोमिया, यूफोरिया, एनोरेक्सिया करवाएंगे, टू फुल ब्लोन साइकोटिक बिहेवियर, यानी ये जो हमारा बिहेवियर होता है ना उसके अंदर हमारे एलिवेट करेंगे, हमारे मूड को बेहतर करेंगे। यूरोजेनिटल सिस्टम में बात करें तो जो यूट्रस होती है ना, उसका नॉन प्रेग्नेंट स्टेट और प्रेग्नेंट स्टेट दोनों के अंदर डिफरेंट केसेस होते हैं। बेसिकली यूट्रस के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट हैं और बीटा 2 भी प्रेजेंट है। अल्फा 1 ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शंस करवानी है और बीटा 2 ने इनहिबिशन करवानी है। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की बात करें तो जो साइक्लिक चेंजेस होती है ना एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की मंथली, उसकी वजह से अल्फा 1 रिसेप्टर एक्सप्रेस होती हैं। जबकि प्रेग्नेंट केस की बात करें तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है उनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बीटा 2 रिसेप्टर एक्सप्रेस होती हैं। अब वो ये कहता है कि अगर प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस प्रेजेंट है, प्रेगनेंसी के केस के अंदर अगर डिलीवरी से पहले ही प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होंगी तो इस केस के अंदर हम बीटा 2 एगनिस्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइटोड्रीन हम इसके अंदर देते हैं। अब बीटा 2 एगनिस्ट ने क्या करना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं इनको रोकना है, क्योंकि बीटा 2 क्या होता है, इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है ना बीटा 2, तो ये प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट बात करें तो जो इजैकुलेशन मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर जो ऑर्गेज़म होता है ना वो भी सिंपैथेटिक फिनोमेनन होता है। वास डेफ्रन और प्रोस्टेट के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। क्यों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन से ही सीमन ने रिलीज़ होना है। सीमन रिलीज़ के लिए हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलेशन चाहिए और स्टिमुलेशन के लिए अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट डॉट्रूजर की बात करें तो इसके ऊपर बीटा 3 रिसेप्टर्स हैं जो कि मॉडिफाइड बीटा 2 होते हैं। ये क्या करेंगे, रिलैक्सेशन करवाएंगे, क्योंकि बीटा 2 क्या होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं, तो ये क्या करेंगे, रिलैक्स कराएंगे, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी है ना, इस कंडीशन में हमने यूरिनेट तो नहीं ना करना, तो रिलैक्सेशन चाहिए। इसके अलावा इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर की हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए ताकि ये हम होल्ड करके रख सकें, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए अल्फा 1 स्टिमुलेटर ही चाहिए, तो अल्फा 1 प्रेजेंट होंगे इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर के ऊपर।
तो ये बात होगी यूरोजेनिटल सिस्टम की। नेक्स्ट जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस की बात कर लेते हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस की हमने बात की कि इसके ऊपर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट थे, बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। अब बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये बीटा 1 इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये रिलीज करते हैं रेनिन को, जो कि ब्लड के अंदर जाता है। ब्लड के अंदर जाकर ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, और ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये चला जाता है लंग के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, जो कि वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाती है और रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन करवाती है। रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन की वजह से क्या होगा, रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर होगी, और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर हमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज ही चाहिए होता है। नेक्स्ट जीआईटी की बात करें थे। जीआईटी की बात करें तो हमें पेरिस्टालसिस तो नहीं ना चाहिए, हमें पेरिस्टालसिस को इनहिबिट करना है। पेरिस्टालसिस को इनहिबिट करना है तो हमें कौन से रिसेप्टर्स चाहिए होंगे, बीटा 2 चाहिए होंगे, क्योंकि हमने इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं ना, उनके ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, जो कि डिक्रीज़ करेंगे पेरिस्टालसिस को। और स्फिंक्टर के ऊपर क्योंकि हमने रोक के रखना है, तो स्फिंक्टर के ऊपर अल्फा 1 प्रेजेंट होंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करके स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट ब्लड फ्लो की बात करें तो ब्लड फ्लो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमें डिक्रीज ब्लड फ्लो चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमने स्केलेटल मसल्स के अंदर भेजना है। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्शन के लिए कौन से अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे ब्लड वेसल्स के ऊपर। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्फिंक्टर, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। इस पाइलोरिक स्फिंक्टर की जो सर्कुलर मसल्स होते हैं ना, उसके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फा 1 ने क्या करना है, ये होते हैं स्टिमुलेटरी होंगे, तो ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो करेंगे तो स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये वाले लॉन्गिट्यूडनल मसल के ऊपर बीटा 2 प्रेजेंट है, जो कि इनहिबिटरी होते हैं और डिक्रीज कर देंगे पेरिस्टालसिस को।